छात्रों, आज के अपने इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो पिछले टॉपिक पोषण से संबंधित ही है। पिछले टॉपिक में हमने जाना था कि पोषण किसे कहते हैं और पोषण कितने प्रकारों से होता है। आज हम जानेंगे कि पोषण की प्रक्रिया के बारे में, कि पोषण के किन किन प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है। यदि हम जीवों की बात करें तो जीवों में जो पोषण की जो क्रिया होती है वो 5 चरणों में पूरी होती है। कितने चरणों में पूरी होती है? 5 चरणों में पूरी होती है, जिसके बारे में हम आज इस वीडियो में जानेंगे। देखते हैं कौन कौन से चरण है। तो प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन या पोषण की प्रक्रियाएं। पोषण की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को देखें तो वो क्या है, कह सकते हैं कि जो पोषण की क्रिया, सामान्य तौर पे जो पोषण की क्रिया होती है कि जटिल प्रक्रिया होती है जो 5 चरणों में होती है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कौन कौन से चरण होते हैं। पोषण एक जटिल प्रक्रिया है जो 5 चरणों में होती है। 5 चरणों में पूरी होती है। ठीक है, वो कौन सी चरण है? नंबर 1 है आपका इंजेशन। इंजेशन जिसको हम कहते हैं अंतर्ग्रहण। क्या कहते हैं इसको हिंदी में? अंतर्ग्रहण कहते हैं। अंतर्ग्रहण। अब अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया में क्या होता है कि सामान्यतः जब हम हमारे भोजन को करते हैं तो मुख के द्वारा निगलते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जीवों में पाए जाने वाले हाथ, पैर या विशेष संरचनाओं के द्वारा भोजन को मुख में ग्रहण करना या मुख में रखने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? अंतर्ग्रहण कर। जैसे हमको खाना खाना है तो हाथ के द्वारा भोजन को मुख में रखेंगे, तो ये क्या किया? मुख के द्वारा हमने भोजन को अंतर्ग्रहण किया। ठीक है, तो भोजन को मुख के द्वारा ग्रहण करने की क्रिया को क्या कहते हैं? हम अंतर्ग्रहण कहते हैं। भोज्य पदार्थों को मुख द्वारा या अन्य अंग, जैसे अन्य अंग इसलिए कहा क्योंकि अन्य अंग में क्या हो सकता है कि कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें मुख नहीं पाया जाता। जैसे आप सिंपल तौर पे आप अमीबा को ले लो, अमीबा मुख के द्वारा सतह के द्वारा होता है, इसलिए यहाँ पे हमने अन्य अंग लिख दिया। तो मतलब किसी वह तरीका जिसके द्वारा भोजन अंदर पहुंचता है उसे क्या कहते हैं? अंतर्ग्रहण कहते हैं। मनुष्य में क्या होता है? मुख के द्वारा पहुंचता है, जिसमें सहायता कौन करते हैं? हाथ हमारी सहायता करते हैं। उसी प्रकार अन्य जंतुओं की बात करें तो भोज्य पदार्थों का मुख के द्वारा ग्रहण करना, ये क्या कहलाता है? अंतर्ग्रहण कहलाता है। दूसरा आता है इसमें डाइजेशन। डाइजेशन या हिंदी में कहते हैं पाचन। ठीक है, अब पाचन में क्या बता सकते हैं आपने मुख के द्वारा भोजन को ग्रहण तो कर लिया, लेकिन क्या मुख में पच गया? क्या नहीं पचा। तो आप बता सकते हैं कि ग्रहण किए गए, अंतर्ग्रहण की क्रिया में ग्रहण किए गए भोजन में पाए जाने वाले जटिल अणु जैसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा का एंजाइम की उपस्थिति में सरल अणुओं में टूटना पाचन कहलाता है। बता सकते हैं इसमें परिभाषा कि ग्रहण किए गए भोजन के जटिल अणु में जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, ठीक है, आदि का एंजाइम की उपस्थिति में सरल अणुओं में टूटना, क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। जब सरल अणुओं में टूट गया मतलब उसका पाचन हो गया। ठीक, इसके बाद तीसरा आता है
एब्जॉर्प्शन या इसको कहते हैं अवशोषण। ठीक है, जब भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ दिया गया तो कह सकते हैं कि पदार्थों में पाए जाने वाले जो पोषक तत्व हैं, उन पोषक तत्वों को हमारी आंतरिक अंगों के द्वारा अवशोषित करने की क्रिया को, या कहें आंतों के द्वारा अवशोषित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? अवशोषण कहते हैं। तो आप बता सकते हैं कि पचित भोज्य पदार्थों से पोषक तत्वों को आंतरिक अंगों में आप बता सकते हैं, मोस्ट ऑफ होते आंतों, जो आंत होती है ना, उनके द्वारा, अंगों द्वारा अवशोषित करने की क्रिया को अवशोषण कहते हैं। ठीक है, मतलब पाचन की क्रिया के बाद जो सरल अणु में टूटे, वो सरल अणुओं को आंतरिक अंगों के द्वारा, जैसे कि आंतों के द्वारा अवशोषित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? अवशोषण कहते हैं। और अवशोषण के पश्चात क्या होता है कि जब पोषक तत्व अवशोषित हो जाता है तो वह रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों की कोशिकाओं तक पहुंच जाता है। इसका चौथा आता है एसिमिलेशन, जिसे हम कहते हैं स्वांगीकरण। अब स्वांगीकरण की क्रिया क्या होती है? सामान्य तौर पे जो अवशोषित पोषक पदार्थ होते हैं, जो अवशोषित पोषक पदार्थ हैं, उसमें क्या होते हैं? अवशोषित पोषक तत्व की बात करते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे अवशोषण हुआ, जिसका अवशोषण हुआ, उन अवशोषित पोषक तत्व की बात करते हैं। तो उसमें क्या होता है? जैसे अमीनो अम्ल के बाद शर्करा के बाद ग्लिसरॉल के बाद बसीय अम्ल। ठीक है, ये जो होते हैं अवशोषित पदार्थ होते हैं, ये क्या होते हैं कि कोशिकाओं में पहुंचते हैं। तो कोशिकाओं में जब पहुंचते हैं तो इनके द्वारा कोशिका के लिए उपयोगी जटिल अणुओं का निर्माण होता है, जिससे कोशिका में जीव द्रव्य बनते हैं। क्या बनते हैं? कोशिका का जीव द्रव्य बनता है, जो जटिल अणु बनते हैं, जिसको हमने कहा था कि कह सकते हैं कि जैव अणु कहलाते हैं। उन जैव अणुओं का इसके द्वारा निर्माण होता है, जिससे कोशिका का जीव द्रव्य बनता है। और ठीक है, जीव द्रव्य बनता है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? हम एसिमिलेशन कहते हैं या स्वांगीकरण कहते हैं। या सरल शब्दों में कह सकते हैं कि अवशोषण के पश्चात जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है, उसमें कुछ पोषक तत्व शेष रह जाते हैं, उनका दोबारा से अवशोषण की क्रिया को एसिमिलेशन कहते हैं, जिसे हम पुनः अवशोषण भी कह सकते हैं, सिंपल शब्दों में। इसके बाद पांचवा आता है इजेशन, जिसे कहते हैं बहिर्क्षेपण। बहिर्क्षेपण से तात्पर्य है कि वह क्रिया जिसमें स्वांगीकरण के पश्चात बचे अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? बहिर्क्षेपण कहते हैं। स्वांगीकरण की क्रिया के पश्चात बचे अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर करने की क्रिया को क्या कहते हैं? बहिर्क्षेपण कहते हैं। और बहिर्क्षेपण के अंतर्गत ही पसीने के द्वारा उत्सर्जित पदार्थ निकलता है, मल और मूत्र के द्वारा उत्सर्जित पदार्थ निकलता है, तो उसे क्या कहेंगे? बहिर्क्षेपण कहेंगे। तो सुनेंगे फिर एक बार कि जो पोषण की जो प्रक्रियाएं होती हैं, वो एक बहुत जटिल प्रक्रिया है, जिसको 5 चरणों में बांटा गया है। पहला होता है इंजेशन, अर्थात अंतर्ग्रहण। इस क्रिया में क्या करते हैं? भोज्य पदार्थों को हम मुख के द्वारा या अन्य कोशिकीय सतह के द्वारा हम ग्रहण करते हैं, तो उसे अंतर्ग्रहण कहते हैं। उसके बाद ग्रहण किए गए भोज्य पदार्थों के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। पाचन के पश्चात जो सरल अणु टूट जाते हैं, तो उन पचित भोजन से पोषक पदार्थों को अवशोषित करने की क्रिया को अवशोषण कहते हैं। अवशोषण के पश्चात जो पोषक तत्व शेष बच जाते हैं, उनको दोबारा से उनके द्वारा जटिल अणुओं का निर्माण होता है, और जटिल अणुओं के निर्माण से जो कोशिका द्रव्य बनता है,
तो कोशिका द्रव्य के निर्माण को हम क्या कहते हैं, स्वांगीकरण कहते हैं। और स्वांगीकरण के पश्चात जो अवशेष पदार्थ बचता है उसे शरीर से बाहर करने की क्रिया को हम बहिक्षेपण कहते हैं। ठीक है, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही में चैनल पर यदि पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से पूर्व मिलता रहे और आपकी स्टडी लगातार जारी है। धन्यवाद।